हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? बस थम्स अप कर दो मेरा वॉइस क्लियर है तो। यस सर, क्लियर है। ठीक है। यस सर, यस सर। यस सर। ओके। सो देखो, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि क्यों आई ये वेबिनार रखी है। मैं ये वेबिनार, इस टाइप की वेबिनार वीकली बेसिस पे या मंथ में कम से कम एक बार में रखता हूँ। जस्ट बिकॉज कि जो लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं और जो लोग मुझसे मतलब कनेक्टेड वैसे हैं लाइव लाइव क्लासेस के थ्रू, तो उनके जितने भी डाउट्स वगैरह वो सब सॉल्व हो जाए। ठीक है, काफ़ी लोग नए आते हैं चैनल पर, तो काफ़ी डाउट्स होते हैं, खासकर एस के एग्जाम पैटर्न को लेकर, ये सब चीज़ लेकर। ठीक है, तो मैंने काफ़ी वीडियोस उसके बारे में बताया भी, बट फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं। ठीक है। बाकी आज का जो टॉपिक है वो मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। ठीक है। हम जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम फिटनेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो जितना रोल हमारी एक्सरसाइज का है उतना ही हमारा रोल हमारे डाइट का भी है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ लोग अपने एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज है, प्रैक्टिस कर रहे हैं या सीख रहे हैं, बट जो न्यूट्रिशन की जो नॉलेज है कि कैसे एक कस्टमाइज करें डाइट प्लान। ठीक है। कैसे मतलब कार्ब्स, कितना कार्ब्स लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना फैट्स लेना है। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर मान लो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं चाहूँ, मैं किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो मुझसे न्यूट्रिशन की भी डिमांड करेगा, मतलब बेसिकली डाइट प्लान की डिमांड करेगा। तो उस डिमांड को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? तो हम आपको 4 स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू अगर आपको कोई जिम है, ठीक है, या आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कराते हो, या फिर आप सिर्फ अपने लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए, जिसके लिए भी आप कुछ मतलब चाहते हो कि मैं उनको कुछ सर्विस प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है, चाहे वो अर्निंग के लिए, चाहे वो किसी हेल्प के लिए हो, तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से डाइट प्लान कस्टमाइज करना है। ये जो तरीका है, ये जो वे है, मैं इसको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और मेरे को सबसे ईजी तरीका लगता है ये। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम ये तो जानते हैं, हमें ये, चलो ये तो हमें पता चल जाएगा कि कार्ब्स, प्रोटीन, फैट है। ठीक है, हम बस ये देखना कि पर मील में कितना कितना कंज्यूम करना, बट हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जो कार्ब्स है, ठीक है, उसको भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो ऐसा मैं आपको बताऊं तो कार्ब्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है। मैं सबको नहीं समझा सकता, तो मैं इसको बिल्कुल समराइज करके बताऊंगा आज की क्लास के अंदर, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, कि कैसे कैसे करना है। और ड्यूरिंग क्लास के बीच में अगर आप कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट पहले आपको हैंड रेस करना होगा। ठीक है। हैंड रेस करने के बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप मुझे बताना आपका क्या क्वेश्चन है। और जब ये टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद आपके क्वेश्चंस वगैरह जो भी है, डाउट वगैरह, उससे बात करेंगे। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज हमारा टॉपिक है हाउ टू कस्टमाइज डाइट प्लान। ठीक है। पहले एक चीज समझो, बहुत सिंपल सी। जब हम बात कर रहे हैं डाइट की, ठीक है, तो यहाँ पर जो जिस चीज पर हमें फोकस करना है वो है न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, कि बेसिकली न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स आप सभी जानते हो, न्यूट्रिएंट्स वो चीजें होती हैं जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है हमारे लाइफ प्रोसेस को करने में। मतलब कि खाली मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे खाली बॉडी बनानी, तब मुझे अच्छा न्यूट्रिएंट लेना पड़ेगा। मुझे न्यूट्रिएंट तब भी लेना है जब मुझे हेल्दी रहना है, मुझे फिट रहना है, या मुझे अपनी डेली की एक्टिविटी करनी है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, ये सब न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन, मिनरल, जिसकी हमारी बॉडी को नीड है डेली बेसिस पे, और इसी की हेल्प से हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है। तो अगर मैं बात करूं ऐसे 5 न्यूट्रिएंट, तो वो कौन कौन से हैं? आप सभी जानते हो, एक हमारा कार्बोहाइड्रेट्स में शॉर्ट में मैं कार्ब्स लिख देता हूँ, एक है हमारा प्रोटीन, एक है हमारा फैट। इनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को इसको लार्ज अमाउंट में नीड होती है, इसलिए हम इन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो ये हो गए, ठीक है। अब आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्या है? ये आपके वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये चीज होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं अपनी डाइट के अंदर कार्ब्स, प्रोटीन, फैट तो अच्छे अमाउंट में रखेंगे, बट अपने वाइटामिन मिनरल्स को लैक करते हैं। तो इसके अंदर कुछ स्ट्रेटेजीज है, ठीक है, कि कैसे अपने विटामिन मिनरल्स पूरे कर सकते हैं विदाउट सप्लीमेंटेशन। ठीक है, विदाउट सप्लीमेंटेशन आप अपने विटामिन मिनरल्स पूरे कर सकते हो। आपको यहाँ पे कोई सप्लीमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनटिल अनलेस कि आपकी डाइट में उस पर्टिकुलर चीज की डेफिशिएंसी ना हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ कार्ब्स की, पहले आपको एक बेसिक चीज आपको बतानी चाहिए कि जो कार्ब्स है उसके 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर, मतलब कि अगर जब मैं बात करूँ 1 ग्राम कार्ब्स की, तो उसके अंदर मुझे 4 कैलोरी मिलती है। ये चीज सबको पता होगी। प्रोटीन के अंदर मुझे 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर मुझे 4 कैलोरी मिलती है, ये भी ठीक सिंपल है। और 1 ग्राम फैट के अंदर मुझे कितनी कैलोरी मिलती है? 9 कैलोरी मिलती है। अब होता क्या है कि जब भी हम फैट की बात करते हैं तो लोग फैट को अनहेल्दी समझते हैं, बट ऐसा नहीं होता। हम समझते हैं होता क्या, देखो, पहले चीज समझो, कार्ब्स के अंदर 4 कैलोरी, प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरी, फैट के अंदर 9 कैलोरी, बिल्कुल ऐसे बताऊंगा कि याद रहेगा जिंदगी भर, भूलोगे नहीं। ठीक है। अब ये जो कार्ब्स है, ये आप जब इसको कंज्यूम करोगे तो आप इसको कहाँ से कंज्यूम कर रहे हो? अपनी डाइट से। फॉर एग्जाम्पल के तो आप रोटी खा रहे हो, आप अपना चावल खा रहे हो, तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्ब्स है। प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्ब्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली जो मिल रहा है हमें कार्ब्स मिल रहा है। क्या फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं नट्स की बात करता हूँ, जैसे मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, क्या उसके अंदर हमें कार्ब्स नहीं मिलता? उसमें हमें कार्ब्स मिलता है।
बट वो डायरेक्ट सोर्स है फैट का। ठीक है, तो सोर्स बेसिकली मतलब ये है कि जिस जो भी आप फूड सेलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर अमाउंट किस न्यूट्रिएंट की ज्यादा है, तो वो उसका प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। राइस के अंदर ज्यादा कार्ब्स है तो कार्ब्स उसका प्राइमरी सोर्स हो गया, तो बेसिकली प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्ब्स आपके ये सारे फूड्स हो गए। अब जब भी आप कोई फूड कंज्यूम करोगे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अब मान लो मेरे को रोटी से भी कार्ब्स मिल रहे हैं, मुझे फ्रूट से भी कार्ब्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि यार फ्रूट ज्यादा नहीं खाने चाहिए। उसका मैं एक थोड़ा बेसिक सा रीजन आपको बताता हूँ, पहले इसको ये समझो। जो कार्ब्स है ना वो एक कॉम्प्लेक्स चीज है। कॉम्प्लेक्स मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई है। ठीक है, क्योंकि जो कार्ब्स बनता है आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं शुगर मॉलिक्यूल। अब ये शुगर मॉलिक्यूल से ये मत सोचो कि शुगर की बात, तो बेसिकली शुगर मॉलिक्यूल एक तरीके आप ऐसा समझो कि ये जब ये बहुत सारे छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो इससे कार्ब्स बनता है। अब ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स है, या इसको बोल सकते हो आप ये छोटी छोटी जो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक बड़ी चेन बना रहे हैं, तो ये आपको कार्ब्स बना दिया। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शुगर मॉलिक्यूल्स होती है, ठीक है, जैसे आपकी जिसको हम सैकराइड्स बोलते हैं, बेसिक यूनिट्स होती है सैकराइड। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रूट फ्रूट की बात करता हूँ, फ्रूट शुगर होती है, ठीक है, जिसको हम फ्रक्टोज बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ग्लूकोज शुगर होती है। तो मेन चीज ये है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शुगर से मिलकर डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो फ्रूट के अंदर जो आपको मॉलिक्यूल मिलेंगे, मतलब जो आपको शुगर मिलेगी वो आपको फ्रक्टोस मिलेगी। बस इतना ध्यान रखो। तो जो फ्रक्टोस है वो हमारी बॉडी उसको कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं करती, पहले उसको कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में। हमारी बॉडी जो यूज करती है ना प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल, वो ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज भी क्या है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल है कार्ब्स का। तो बेसिकली कार्ब्स किससे बना है, छोटी छोटी सैकराइड चेन से। तो ये जो सैकराइड चेन डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है। तो अपना अभी आप इतना सिंपल समझो कि जो ग्लूकोज है वो बना है छोटे छोटे सैकराइड चेन से, मतलब शुगर मॉलिक्यूल से। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रोटीन है, प्रोटीन बनता है आपके एमिनो एसिड से। अब एमिनो एसिड्स क्या है, सेम ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिससे मिलके आपका प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, प्रोटीन। अब जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये बेसिकली, आप अगर मैं आपको बताऊं तो 21 एमिनो एसिड्स हैं टोटल, 21, जिसके अंदर आपके जो 9 होते हैं ना, 9, इसको बोलते हैं हम एसेंशियल एमिनो एसिड्स। अब इन्हें एसेंशियल सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती। मतलब क्या, ये जो बाकी बच्चे हुए 9 के अलावा 11, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब कि हमें जब ये 9 एसेंशियल एमिनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर पूरे हो जाएंगे तो हमारी बॉडी और अदर एमिनो एसिड्स खुद बना लेगी। जिसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे ग्लूटामिन, लोग ग्लूटामिन का सप्लीमेंटेशन करते हैं, लेकिन ग्लूटामिन हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है इन्हीं एमिनो एसिड्स की हेल्प से। ठीक है, और जितना वो प्रोड्यूस करते हैं उतना इनफ होता है। ठीक है, जो लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके अदर बेनिफिट्स उन्हें मिल सकते हैं, क्योंकि आपका जो रिकवरी तो डेफिनेट फास्ट करेगा। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं हैवी ट्रेनिंग लिफ्टिंग कर रहा हूँ, अगर अगर मेरे डाइट के अंदर अगर मैं ग्लूटामिन ऐड करूंगा तो वो मेरी रिकवरी में हेल्प करेगा। ठीक है, डाइजेशन को थोड़ा हेल्प करता है। तो इसी तरीके से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो कार्ब्स है वो छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर ना, बोल रहा हूँ सैकराइड, उससे बना आपका कार्ब्स। मतलब क्या, मतलब ये कि जब भी मैं कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा तो मेरी बॉडी पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगी। ठीक है, और हमारी बॉडी के लिए सबसे इजीली जो यूजेबल फ्यूल होता है ग्लूकोज। तो जैसे हम ग्रेन्स वगैरह ज्यादा खाते हैं, ठीक है, गेहूं वगैरह, तो इससे हमें डायरेक्ट ग्लूकोज मिलता है। मतलब आप कहने वाला जितने भी आपके ग्रेन्स हैं वो सबसे अच्छा सोर्स होता है कार्ब्स के, क्योंकि हमारी बॉडी उसको एक तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है सबसे पहले, क्योंकि उसका चेन जो बनी है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बनी होती है। तो हमारी बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्लूकोज ही है, एनर्जी का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, तो आपकी डाइट के अंदर होल ग्रेन्स फूड, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होने चाहिए, मतलब कि उसके अंदर फाइबर भी होना चाहिए। ठीक है, और मेन चीज वो ग्रेन्स हो। ठीक है, तो वो ज्यादा हेल्पफुल है। तो क्या आप यहाँ पे फ्रूट्स ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको फ्रूट से विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, विटामिन वगैरह मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई भी डाइट प्लान अगर कस्टमाइज करोगे तो आपने डिफरेंट डिफरेंट फूड सेलेक्ट करने हैं डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के तौर पे कार्ब्स टूटेगा आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, इतना आपको समझ में आ गया। तो एक कार्ब्स के अंदर 4 कैलोरी होती है। बस ये आपको मैंने इसलिए बताया कि आपको इतना आइडिया रहे कि जो कार्ब्स है वो हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होगा छोटे छोटे सैकराइड चेन के अंदर, जिस टाइप से वो बनाया। अब मान लो मैंने फ्रक्टोज खाया है, मतलब मैंने एक एप्पल खाया है, तो एप्पल के अंदर फ्रक्टोज है, तो क्योंकि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो फ्रक्टोज के बने हुए हैं, तो बॉडी में अगर फ्रक्टोज में टूटेगी, फिर फर्दर आगे कन्वर्ट होगी, फिर ग्लूकोज में बनी, तब जाकर मुझे एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर मैं रोटी और चावल खाएं तो वो तो डायरेक्ट ग्लूकोज में ही टूटेगा और मेरी बॉडी उसको ग्लूकोज में कोई की फॉर्म में यूज करेगी। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसको मेरी बॉडी कंप्लीटली यूज कर सकती है, उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट जो पार्ट बचा वो ग्लूकोज हमारी बॉडी से यूज करते हैं एनर्जी के लिए। अब जो प्रोटीन है, अब ये जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड अगर आपकी डाइट के अंदर पूरे हैं तो आपकी बॉडी अदर एसेंशियल अमीनो एसिड बना लेगी। अब ये जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, ठीक है, अब आप ये सोचोगे ये लो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, अब आप जिस फूड से कंज्यूम करोगे तो उसको बोलेगा कंप्लीट सोर्स, कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ एग की, अब मान लो मैंने एग कंज्यूम किया, तो एग के अंदर सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इससे इसको मैं क्या बोलूँगा, कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है ये। ठीक है, अब एक चीज और होती है,
अब आप लोग सोचोगे सर इसका मतलब अगर मान लो मैं एग्स कंज्यूम करूंगा तो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, अगर मैं चिकन कंज्यूम करूंगा वो भी कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। और अगर मैं सोया चंक कंज्यूम करूंगा तो वो भी कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, अगर मैं पनीर कंज्यूम करूँ तो वो भी कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि इन सभी के अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। कितने एसेंशियल अमीनो एसिड? 9। क्यों? क्योंकि ये अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी बना ही नहीं पाती, तो इसलिए हमें इसे फूड से लेना पड़ रहा है। लेकिन इनमें डिफरेंस फिर क्या हुआ? मतलब फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि चिकन ज्यादा बेटर है, आपके एग ज्यादा बेटर है, आपका सोया चंक अच्छा नहीं है? क्योंकि एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं बायो अवेबिलिटी। समझाता हूँ, देखो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। एक टर्म होती है बायो अवेबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि आप जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हो उसका कितना पोर्शन आपकी बॉडी डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कर पा रही है, वो उसकी बायो अवेबिलिटी होती है। तो आप सभी ने सुना होगा कि जो वे प्रोटीन जो हम यूज करते हैं तो हमारी बॉडी उसको पूरा डाइजेस्ट कर लेती है, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, उसकी बायो अवेबिलिटी अच्छी होती है। जो सोया चंक होता है, जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में सोया चंक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, नाम याद नहीं आ रहा। सोया चंक आप आई थिंक आप सभी को पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जो सोया चंक होता है, जो बेसिकली सोया फूड्स होता है, वो भी कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। बट हमारी बॉडी उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं खासकर प्रोटीन, वो पूरी तरीके से हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ऑलमोस्ट 50% वही एब्जॉर्ब हो पाता है, बाकी वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसी बिहाफ पर आपने हमेशा याद रखना है कि आप जो भी प्रोटीन सोर्स अगर आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर रहे हो उसकी बायो अवेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, पहली चीज, ठीक है। पहला प्राइमरी आपका फोकस होना चाहिए प्रोटीन सोर्स जब भी आप सेलेक्ट करो। और कार्ब सोर्स जब आप सेलेक्ट करो तो कोशिश करो जो आपका मोस्ट ऑफ पोर्शन है, मोस्ट ऑफ जो पोर्शन है वो आपका होल ग्रेन्स से आना चाहिए, मतलब ग्रेन्स आने चाहिए, बेसिकली ग्रेन्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके अंदर ग्रेन्स ज्यादा होने चाहिए। तो क्योंकि जो वहां से आपको फाइबर भी मिलेगा, आपको कार्ब्स भी मिलेगा। फाइबर भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, बट फर्क ये होता है कि हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कोई भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी बाइल जूस सिक्रीट करती है जो हमारे लिवर में होता है, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस है, बस इतना समझो एंजाइम की बात कर रहा हूँ। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपका पेप्सिन की जरूरत होती है जो हमारे स्टमक में बनता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए मेरे लिए बॉडी के अंदर वो एंजाइम बनना चाहिए। तो फाइबर भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, बट हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम नहीं होता। तो उसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि जब आप ये आपके फूड के साथ मिक्स होएगा तो ये जो बॉल मूवमेंट है, मतलब जो आपका फूड आप खा रहे हो, वो पूरा एक मूवमेंट में आपका बॉडी से बाहर निकल जाएगा, इजैकुलेट हो जाएगा, अच्छे से डाइजेस्ट होकर, तो वो मूवमेंट को बरकरार रखेगा। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है, तो मतलब बेसिकली किन लोगों को कब्ज रहती है तो उनकी डाइट के अंदर फाइबर की कमी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने किस चीज का ध्यान रखना कि आपकी डाइट के अंदर फाइबर भी अच्छा होना चाहिए। अब फाइबर कितना? अगर आप एक बात करते हो एक हेल्दी मील की, तो आप 25 से लेकर 30 ग्राम तक फाइबर अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो पर डे का। ये मैं बताऊंगा कैसे ऐड करना है, उसको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। फैट देख लो भाई। अब जो फैट है ना, लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि भैया फैट कौन सा, फैट बेसिकली क्या होना चाहिए। क्योंकि देखो लोग कार्ब्स को तो ऐसे कहते हैं, एक होता है गुड कार्ब्स, एक होता है बैड कार्ब्स। बैड कार्ब्स होते हैं सिंपल कार्ब्स जो होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये डिपेंड करता है आप किस टाइम उसको कंज्यूम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर व्हाइट राइस की बात करूं और एक रोटी की बात करूं, दोनों अपनी जगह ठीक है, कोई बैड या कोई गुड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर अगर मान लो मेरी बॉडी मैंने अच्छे से वर्कआउट किया, मेरे ग्लाइकोजेंस डिप्लीट हो गए, ग्लाइकोजेंस क्या है, जहाँ पे मेरे मसल्स के अंदर मेरी एनर्जी स्टोर है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो डिप्लीट हो गए, तो मेरी बॉडी इसको जल्दी रिप्लेश कर सके, इसलिए मैं सिंपल कार्ब्स कंज्यूम कर सकता हूँ वहाँ पे। तो व्हाइट राइस उस टाइम पे अच्छे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप कब क्या कंज्यूम कर रहे हो, वो सब सिखाऊंगा कैसे। अब इतना समझो। अब फैट की बात कर रहे हैं तो फैट भी दो टाइप के हो गए, एक सैचुरेटेड फैट, ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैट। बस इतने इतने में कैटेगराइज करते हैं। सैचुरेटेड फैट को हम गुड फैट और बैड फैट बोलते हैं, बट ऐसा ये भी नहीं है, और अनसैचुरेटेड फैट को हम गुड फैट बोलते हैं, ये तो है ही ऐसा। अब ये समझ लेते हैं कि क्यों क्यों आपका जो सैचुरेटेड फैट है और अनसैचुरेटेड को बैड फैट क्यों बोलते हैं। तो सैचुरेटेड फैट से ये कहा जाता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर ना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, मतलब एलडीएल लेवल बढ़ाता है। बट ऐसा भी रिसर्च में प्रूव नहीं है। सैचुरेटेड फैट जितना आपकी बॉडी के अंदर अनसैचुरेटेड फैट की जो रिक्वायरमेंट है, उतनी आपकी बॉडी में सैचुरेटेड फैट की भी रिक्वायरमेंट है। रीजन क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स बनता है ना, उसमें यही काम करता है, ये नहीं करता। इससे ही बनते हैं हार्मोन्स वगैरह, क्योंकि सैचुरेटेड फैट के अंदर आपका बेसिकली जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी बनाती भी है और आप और इसकी हेल्प से बना रही है। तो कहने का मतलब सिंपल से ये है कि आपकी बॉडी के अंदर सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट दोनों की होनी चाहिए। बट अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि इसको कैसे कैटेगराइज करें। तो सिंपल से ऐसे याद रखो, जो भी आपकी डेली की जो कैलोरी इनटेक है फैट से जो आ रही है, ठीक है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि 10% अपना सैचुरेटेड फैट से ले लो और बाकी 90% अपना अनसैचुरेटेड फैट से ले लो, ठीक है। इतना कर सकते हो। मतलब जो भी मान लो अगर मेरी 60 ग्राम पर डे की मेरी फैट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसका 10% लूंगा सैचुरेटेड फैट से और अनसैचुरेटेड फैट से लूंगा 90%। अब ये भी बताऊंगा कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फैट है
फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फैट का मेन फंक्शन है हार्मोन्स बनाना, ठीक है। आपकी जो मसल बनती है, जो मसल की सेल जो होती है, बेसिक मसल सेल होता है, उसके ऊपर की जो लेयर है, बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर, हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो भी फैट की बनी होती है। तो मसल बिल्डिंग में फैट का भी इतना बड़ा रोल है, इतना रोल प्रोटीन का है, ठीक है। तो ये दोनों का मेन फंक्शन ये है कि आपकी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करना, ठीक है। न्यू मसल सेल, मतलब मसल सेल्स को रिपेयर करना, ग्रोथ कराना। अब ये इतनी चीज आपको समझ में, मैंने बेसिक से समराइज कर दिया आपको। ये मैंने बता दिया कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। और फैट, जब भी आप बात करो, फैट को कैसे अपनी डाइट के अंदर लेना है। मोस्ट ऑफ पोर्शन अनसैचुरेटेड फैट का, और जो 10% आपका सैचुरेटेड फैट का, क्योंकि दोनों के रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर जरूरी है। अनसैचुरेटेड फैट का बहुत रोल है आपकी बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी का एचडीएल लेवल बढ़ाता है, जिसे बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ठीक है। और आपके बेसिकली इसके अंदर आपके आपके जो अदर जो बेनिफिट्स हैं, ठीक ठीक है, आपके तो आपको कैलोरी सरप्लस में रखने में हेल्प करता है। आपको गोल है मसल बिल्डिंग, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी डाइट के अंदर फैट इंक्रीज कर सकते हो, ताकि आप कैलोरी सरप्लस में हो। और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इतना हो गया समराइज। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको आपको टेबल के थ्रू बताता हूँ कि अब इसको कैसे, मतलब आप फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको डाइट प्लान बनाना है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि कार्ब्स क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है। सिंपल सिंपल मैंने आपको कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। कार्ब्स आपका एनर्जी सोर्स है, मतलब आपकी बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कार्ब्स है। बॉडी इसको यूज करती है एनर्जी के लिए। जब आपकी बॉडी के अंदर कार्ब्स नहीं होगा, तो बॉडी प्रोटीन को टारगेट करेगी, और उसके बाद फैट को। तो कीटो डाइट के अंदर बस कुछ सिस्टम जैसा एक डाइट है कीटो डाइट, उसके अंदर थोड़ा ये होता है कि आपकी बॉडी फैट को टारगेट करती है। उसका पीछे की पूरी साइंस पे कभी और बात करेंगे, अभी बेसिक डाइट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, आप डाइट प्लान कैसे बनाना है, ये समझो। डाइट प्लान बनाने के लिए पहले आपको क्या होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, ठीक है। तो इंसान के गोल क्या हो सकते हैं, अगर मैं जनरल गोल्स की बात करूँ, 3 गोल हो सकते हैं। एक तो फैट लॉस हो सकता है, एक मसल बिल्डिंग हो सकता है, एक अब बॉडी को मेंटेन रखना हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब, अगर मेरा गोल है मसल बिल्डिंग, ठीक है, ध्यान समझना, अगर मेरा गोल है मसल बिल्डिंग, तो मुझे क्या करना होगा। तो 2 टर्म समझो पहले, ठीक है। मैं इसको रफ रब कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। देखो, दो दो टर्म्स कौन सी है। पहली टर्म है आपकी BMR, ठीक है। BMR समझना, BMR क्या होता है। और एक तो BMR हो गया, और तीसरी टर्म है दूसरी टर्म है आपकी मेंटेनेंस कैलोरी। मेंटेनेंस कैलोरी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, मेंटेनेंस। एक हो गया BMR, एक होगी मेंटेनेंस कैलोरी, दोनों में फर्क समझो। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, जो ये BMR है ना, ये ही आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होता है, मतलब ये होता है। अब मेंटेनेंस कैलोरी तो नाम समझ में आ रहा है कि ये वो उतनी कैलोरी इनटेक है जिसको हम कंज्यूम करेंगे, ना तुम्हारा वेट बढ़ेगा ना ही घटेगा, क्योंकि हमारी बॉडी का जो वेट गेन वेट लॉस होता है, वो डिपेंड करता है हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ, अगर मुझे मान लो मसल बिल्डिंग करनी है, ठीक है, तो लोग कहते हैं, लोग क्या है प्रूफ, अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है, अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, किसी बंदे की मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबकी डिफरेंट हो सकती है, मैंने एक बेसिक नंबर लिया समझाने के लिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अगर वेट गेन करना है, तो इससे ज्यादा खाना पड़ेगा, मतलब मेंटेनेंस कैलोरी में थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं उसको सिंपल मैथ में समझाऊं, तो आप क्या करो, आपने अगर 2000 कैलोरी आपके पर डे की डेली कैलोरी इनटेक है, मतलब कि अगर आप इतनी कैलोरी खाओगे, ना तो आप वेट अपना, ना तो आपका वेट बढ़ेगा, ना ही आपका वेट घटेगा, क्योंकि ये जो मेंटेनेंस कैलोरी आपकी बॉडी के हिसाब से आई है, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसके अंदर 500 कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड कर दी, ठीक है। 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा ऐड कर दी। तो अब ये कितनी हो गई, 2500, ठीक है। 2500 हो गई। इसका मतलब अगर मैं इसको वीक के हिसाब से देखूं, तो वीक के अंदर होते हैं 7 डेज। तो मैंने 7 डेज के अंदर लगभग 3500 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करी है। 7 डेज के अंदर 3500 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करी है अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से, ठीक है। तो मैंने हर दिन 500 500 कैलोरी बढ़ा दी। तो अगर ये आप गूगल पर सर्च कर लेना, आपको ये भी मिल जाएगा। जब भी आप अपनी डेली कैलोरी इनटेक के अंदर, मतलब मैंने मेंटेनेंस कैलोरी के अंदर 500 कैलोरी डेली की एक्स्ट्रा ऐड करते हो, तो आप एक वीक के अंदर 1 पाउंड तक वेट गेन कर सकते हो। मेरा वर्ड को समझना, मैंने वेट गेन की बात करी है, ना कि मसल बिल्डिंग की। मसल बिल्डिंग डिपेंड करता है आपके अदर फैक्टर्स पे भी, कि आप किस टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या किसके आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो 1 LBS तक आप वेट गेन कर सकते हो। अगर कोई बिगनर है, ठीक है, कोई बिगनर जिम जा रहा है, वेट ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसके इस केस के अंदर जो ये वेट गेन जो करेगा, ये मोस्ट ऑफ मसल मास ही गेन करेगा। तो उसके केस में हाँ हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि 1 LBS तक मसल गेन कर सकता है इनिशियल स्टेज के अंदर। बट मोस्ट मोस्ट ऑफ पार्ट करेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत वो फैट गेन भी करे या वाटर रिटेन भी करे, ठीक है। 1 LBS आपका लगभग होता है 456 ग्राम्स के राउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहे हो कि सर मान लेते हैं कि अगर मैं अपनी डेली की कैलोरी इंटेक इंक्रीज कर दूं मेंटेनेंस के लिए बाय 500, तो मैं 4 वीक्स के अंदर आराम से मैं 4 पाउंड वेट गेन कर सकता हूँ। मैं कहा हाँ 4 पाउंड वेट गेन कर सकता हूँ, जो कि आपका अराउंड बैठेगा 2 kg के। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको पास कोई क्लाइंट आया, उसने कहा कि सर मेरे को 8 kg गेन करना है, बहुत पतला दुबला लड़का है, ठीक है। या मान लो आप चाहते हो वेट गेन करना चाहते हो,
तो आप क्या करोगे, एक बेसिक सा उसकी डाइट के अंदर कैलोरी सरप्लस कर दोगे, मतलब मेंटेनेंस कैलोरी में 500 कैलोरी एक्स्ट्रा कर दोगे, तो आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से 2 kg वेट गेन कर सकते हो पर मंथ के अंदर। तो आप उसका आराम से शुरुआत के दिनों के अंदर, इनिशियल स्टेज के अंदर, अगर वो बिगिनर है या फिर इंटरमीडिएट है, तो उसका आप आराम से 1 महीने में 2 kg का वेट गेन कर सकते हो। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, इसका मतलब हम जितना ज्यादा खाएंगे हमारा उतना ज्यादा वेट बढ़ेगा। मैंने कहा हाँ बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, बट इसके पीछे भी एक चीज है, यहाँ पर ये आपकी बॉडी इसको यूज कर रही है, एज अ फ्यूल भी यूज कर रही है और आपका वेट गेन करने में हेल्प कर रही है। तो हर कोई चाहेगा कि मेरी बॉडी में मसल बिल्ड, मसल आए, ठीक है। तो अगर कोई लड़का बहुत ज्यादा दुबला पतला है, बहुत ही दुबला पतला है, अगर वो खा सकता है, उसकी एपेटाइट अच्छी है, तो आप उसको ज्यादा कैलोरीज भी प्रोवाइड करा सकते हो उसकी मेंटेनेंस कैलोरी से। तो इस केस के अंदर उसकी बॉडी में थोड़ा बहुत फैट गेन होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कैलोरीज खाओगे तो आपका मसल बिल्ड ही होगा। मैंने क्या बताया, मसल बिल्डिंग डिपेंड करता है आपके अदर फैक्टर्स पे। पहला आपका एक्सपीरियंस लेवल, दूसरा आपका ट्रेनिंग। अब मान लो एक बिगिनर है, बिगिनर को मैंने 1000 कैलोरी का सरप्लस दे दिया एक बिगिनर को, मतलब उसकी दे रही मेंटेनेंस कैलोरी 2000, अब मैं इसको दे रहा हूँ 3000, मतलब 1000 ऐड कर दी। तो अगर मैं उसको अच्छे से ट्रेनिंग कराऊंगा, वेट ट्रेनिंग वगैरह कराऊंगा, तो इस केस में हो सकता है कि उसका वेट गेन और ज्यादा हो जाए, बट मसल बिल्डिंग भी नेचुरल जितना हो सकता है उतना ही होगा शुरुआत के स्टेज में। उसके बाद उसकी बॉडी फिर फैट गेन करने लगेगी। तो इससे क्या होगा, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज्यादा एक्टोमॉर्फ लड़का, मतलब बहुत दुबला पतला वेट गेन नहीं होता, तो उसके केस में आप 500 कैलोरी से ज्यादा ऐड कर सकते हो। बट एक सिस्टमैटिक वे में समझना है तो उसको ऐसे समझ लो, ठीक है। अब सेम इसको उल्टा कर दो, अगर 500 कैलोरी, अगर 2000 किसी की मेंटेनेंस कैलोरी है, 500 कैलोरी माइनस कर दोगे, तो सेम क्या होगा, वीक के अंदर उसने -3500 कैलोरी का डेफिशिएट क्रिएट कर लिया, यहाँ पे सरप्लस क्रिएट किया था और यहाँ पर डेफिशिएट क्रिएट किया। तो इसका मतलब क्या है, ये आराम से एक हफ्ते के अंदर 1 lbs तक वेट लॉस कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ भी एक फैक्टर आता है कि सर यहाँ पर जो वेट लॉस हो रहा है ये कैसे होगा, वाटर लॉस होगा या फिर मसल लॉस होगा या फैट लॉस होगा, ये डिपेंड करेगा आपकी एक्टिविटी पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका डाइट, कि आप किस टाइप की डाइट ले रहे हो, क्या बैलेंस डाइट ले रहे हो, ठीक है। तो इस केस के अंदर होगा क्या कि अगर इनिशियल स्टेज के अंदर अगर बंदा नॉर्मल ट्रेनिंग भी कर रहा है, ठीक ठाक कार्डियो एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब बिल्कुल बिगिनर है, कोई फीमेल आई थी आपके पास, वो उसने भी एक्टिविटी करना शुरू करी है, तो उस केस के अंदर उसको आप बैलेंस डाइट प्लान दे रहे हो, एक अच्छा डाइट प्लान दे रहे हो, तो उसका फैट लॉस होना मोस्ट ऑफ चांसेस है यहाँ पर। तो सेम इस केस में भी उसका आराम से 2 kg तक फैट लॉस हो सकता है एक मंथ के अंदर। तो आप उसको इस तरीके से समझा सकते हो। अब मान लो आप पे कोई क्लाइंट आया, आप मान लो जिम में काम करते हो या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हो, आप उनको इस तरीके से समझा सकते हो। इससे क्या होगा, एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा। दूसरी चीज, आप उनको जो बता रहे हो अकॉर्डिंग टू स्टडीज है, कोई अपनी तरफ से नहीं बताया, तो आप उनको रेफरेंस दे सकते हो अलग अलग स्टडीज का। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप चाहो उसको गूगल पर सर्च करना या अलग अलग स्टडीज देखना, आपको तब समझ में आएगा और अच्छे से। तो इतना बेसिक सी साइंस है सिर्फ वेट गेन और वेट लॉस के ऊपर, और मेंटेन करना है तो भाई इतना ही चलेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं, ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। अब आपने कहा सर अब मेन मुद्दे पे आओ, ये बताओ कि डाइट प्लान कैसे बनाए, कैसे मैं एक टेबल, एक चार्ट बनाऊं जिसके अंदर मैं ये लिख दूं कि आपको इस टाइम के अंदर ये खाना है, ये खाना है, इतना खाना है। मतलब ये तो मुझे पता है कि मैं उसको क्लाइंट को ये बता सकता हूँ कि सुबह आप बनाना खा लो, लेकिन कितने खाने ये मुझे भी नहीं समझ में आता, 2 बोलूं 3 बोलूं, क्योंकि एक बंदा है मेरा 60, एक क्लाइंट है मेरा 80 किलो का, एक है मेरा 60 किलो का। तो मैं 80 वाले को बोल रहा हूँ तो 4 बनाना खा, और 60 वाले को, सॉरी 60 वाले को बोल रहा हूँ मैं तो 4 बनाना खा, और जो 80 किलो का मैं उसको बोल रहा हूँ तो 1 बनाना खा, ठीक है। दोनों का गोली मसल, एक का गोल है फैट लॉस, एक का गोल है मसल बिल्डिंग। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा हम इसको किस बिहाफ पे करें। मुझे ये तो पता है कि फूड कौन से देने हैं, कौन से हेल्दी फूड है कौन से नहीं है, ठीक है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा दूं। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि फैट लॉस करने के लिए कितनी रोटी खाएं, ठीक है, फैट लॉस करने के लिए कितने राइस खाएं। ये बहुत गलत सवाल है। ये पूछो कि फैट लॉस करने के लिए कितना कैलोरी डेफिशिएट होना चाहिए, ठीक है, और कहाँ से डेफिशिएट क्रिएट करना है। तो इसका पॉइंट ये है कि पहले मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा है, ठीक है, मैंने उसकी मेंटेनेंस, अच्छा मैं बीएमआर बताना भूल गया, पहले बीएमआर बीएमआर सुन लो। बीएमआर और मेंटेनेंस कैलोरी में डिफरेंस क्या था ये समझो पहले, ये दोनों अलग है। देखो, बीएमआर होता है बेजल मेटाबॉलिक बॉलिक रेट, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये वो कैलोरीज है, कैलोरीज मतलब एनर्जी की बात करें। जैसे मान लो अगर मेरे को, मैं अगर बात कर रहा हूँ आपसे 20, आपको सर 20 क्या कह रहे हो, मैं कहा 20 किलो, अच्छा आप वजन की बता रहे हो 20 किलो, मैं कहा इसी तरह से मैंने बोला 2000, आपने कहा सर 2000 क्या, मैं कहा कैलोरी, अच्छा ये बता रहे हो कि कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, कितना फूड खाना है, मैं कहा हाँ। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट ये वो रेट है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं जैसे जब मान लो आप सो रहे हो, ठीक, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तब आपकी बॉडी कितने कैलोरीज बर्न कर रही है, वो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। तो मतलब ये आपकी मिनिमम कैलोरी है जो आपको खानी ही खानी है सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। इसका मतलब कि अगर मान लो किसी बंदे का बेसल मेटाबॉलिक रेट 1500 है, तो कुछ भी हो जाए उसको इससे कम कैलोरी नहीं देनी, चाहे उसका गोल फैट लॉस हो या वेट गेन हो, ठीक है, इतनी तो उसको देनी ही देनी है कि भैया आपको इतनी तो खानी ही खानी है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे तो आपको क्या होगा, आपका इस केस के अंदर आप बीमार पड़ने लगोगे, ठीक है। और आपको एक चीज बता देता हूँ,
जब हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सो रहे हैं ना, उस टाइम भी हमारी बॉडी का जो 50% जो कैलोरी जो बर्न कर रही होती है हमारी बॉडी, मतलब इस 1500 का 50% पार्ट जो बर्न कर रहा है ना, बॉडी यूज कर रही है, वो हमारी मसल यूज कर रही होती है उस टाइम पे। मतलब कि इससे एक चीज और समझ में आई कि हमारी बॉडी पे जितने ज्यादा मसल, उतना ज्यादा हमारा मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, उतना ज्यादा हमारा बेसल मेटाबॉलिक ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली कोई बंदा जिसने आज ट्रेनिंग करना शुरू करी है, एक टाइम उसका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो बहुत तेजी से वेट लॉस होता है ना, जब हम जिम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह छोड़ देते हैं, उसके दो रीजन है। पहला तो ये कि हमारी डाइट भी कम हो जाती है, दूसरा हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो होने लगता है, तो हमें भूख नहीं लगती है। तो हमें ये चीज का भी ध्यान देना है कि हमें अपना मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखना है। ठीक है। अब ये बेसल मेटाबॉलिक रेट हो गया मिनिमम कैलोरी। अब आपने कहा सर चलो ये समझ में आ गया, तो वो कैलोरी लेनी ही लेनी। अब ये क्या है फिर मेंटेनेंस, इसमें डिफरेंस क्या है? मैंने कहा आप सुनो, ये तो क्या हो गया जब मैं कुछ नहीं कर रहा तब है। अब मैं घर के काम भी करता हूँ, मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग भी कराता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, ठीक है, मैं एक स्पोर्ट भी खेलता हूँ। अच्छा, ये सारी एक्टिविटी को भी जोड़ो, हाँ, इस सारी एक्टिविटी को मिला के अब जो बना ना, मिला के जो कैलोरी बनी, वो हो गई मेरी मेंटेनेंस कैलोरी। आपने कहा सर ये भी समझ में आ गया, मतलब कि जो इसके अलावा जो एक्टिविटी करूंगा वो मेरी सब मेंटेनेंस कैलोरी के बिहाफ पे निकलेगी। तो इसका मतलब मान लो, अगर मैं मान लेते हैं ये कोई बंदा था ए, इसकी इसका था इसका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट था 1500 था, और इसकी जो मेंटेनेंस कैलोरी जो आई है ए वाले की, इसकी 2500 आई है। इसका मतलब ये वो कैलोरी है जिस पे इसका वेट मेंटेन रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। इससे कम खाएगा तो लूज होगा। इसका मतलब जिस इंसान का फैट लॉस गोल है ना, उसको मेंटेनेंस कैलोरी से कम देना है। मतलब मेंटेनेंस कैलोरी में उसका डेफिशिएट करना, ना कि बीएमआर में से, बेसल मेटाबॉलिक रेट में से नहीं करना, मेंटेनेंस कैलोरी में से करना है। ठीक है, ताकि अब जो एक्टिविटी कर रहा है, उसी एक्टिविटी को यूज, मतलब उसी एक्टिविटी के लिए एनर्जी वाली बॉडी यूज करे, वो स्टोर्ड फैट से करे, जो बॉडी के अंदर लेयर बनी हुई है फैट की। इतना आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। ठीक है। बीएमआर समझ गए, मेंटेनेंस कैसे समझ में। अब कहा सर अब ये बता दो बस डाइट प्लान कैसे बनाना है। मैं कहा देखो, मान लेते हैं कोई बंदा है, जिस बंदे की 2000 कैलोरी है मेंटेनेंस कैलोरी, ये इजी नंबर इसलिए ले रहा हूँ। अब आपने मुझसे क्वेश्चन उठाया, आप में से किसी ने, सर ये तो बता दो निकालेंगे कैसे है। देखो, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे इजी तरीका, आज के टाइम में इतने ऐप्स हैं, किसी भी ऐप या वेबसाइट पे जाओ, जैसे मैं हमेशा रिकमेंड करूँ, जैसे मैं खुद यूज करता हूँ bodybuilding.com, उस पर मैं जाता हूँ। ठीक है, उस पर सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितनी है, और सबसे अच्छा लगता है उसके अंदर मुझे ये कि आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है। तो मान लो मैं एक मॉडरेट, उसमें मतलब स्केल होगा कि 3-4 पॉइंट होंगे, इसमें आपको कोई भी एक्टिविटी लेवल उसको सेलेक्ट कर लेना, और साथ में अपना गोल सेलेक्ट कर लेना। फिर जब आप उसको कैलकुलेट करोगे, आपकी मेंटेनेंस कैलोरी दे देगा, और ये भी बता देगा कि मैंने इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज किया है और किस बिहाफ पे निकाला है। तो मान लो ये कोई बंदा था ए, मैंने इसकी मेंटेनेंस कैलोरी निकाली है, और वो मेंटेनेंस जो कैलोरी आई है वो आई है 2000। ठीक है, इस बंदे ए की। ठीक है। अब इसने मुझसे कहा कि सर मेरे को ना मसल गेन करनी है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मसल गेन करनी है तो क्या करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था मुझे मसल गेन करनी है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा इतना केजी वेट गेन हो जाए। ठीक है, इस हिसाब से तो हमने एक कैलकुलेशन लगाई, हमने एक बेसिक फॉर्मूले से चले, हमने कहा चलो इस हिसाब से करके देखते हैं, इसके बाद देखेंगे अगर कैलोरी बढ़ानी है तो बढ़ाएंगे। हमने क्या करा, हमने इसकी 2000 के अंदर 500 कैलोरी एक्स्ट्रा कर दी। ठीक है, हमने किसमें चेंज किया है, मेंटेनेंस कैलोरी में, बीएमआर में नहीं किया है। तो कोई भी अगर आपसे ये कहता है कि बीएमआर में कैलोरी डेफिशिएट करने होता है, नहीं। बीएमआर के अंदर देखो, बीएमआर से कोई छिड़खानी नहीं करते हो आप, जो भी करते हो अपना मेंटेनेंस कैलोरी से करते हो। ठीक है, तो मेंटेनेंस कैलोरी में हम जो भी ऐड करेंगे यहाँ ऐड करेंगे। अब आपने 500 कैलोरी एक्स्ट्रा कर दी, इसका मतलब 2500 होगी पर डे की। अब आपके लिए इसका डाइट प्लान बनाना है 2500 का। ठीक है, आपने कहा चलो सर ये भी समझ में आ गया, 2500 का डाइट, 2500 कैलोरीज का डाइट प्लान बनाना है। अब मुझे ये तो बताओ मैं प्रोटीन कार्ब्स फैट कितना लूँ। मैं कहा अच्छा ये बताना पड़ेगा। तो आपने कहा हाँ सर ये तो बताओ, इसके यहाँ तो बात नहीं बनेगी। मैंने कहा देखो, तीन गोल हो गए हमारे, मान लो एक होता है फैट लॉस, एक होता है मसल बिल्डिंग, एक होता है मेंटेनेंस, बेसिक से गोल्स। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका गोल मसल बिल्डिंग है, आपने कहा हाँ मसल बिल्डिंग है, तो एक काम करो, मसल बिल्डिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कहीं भी सर्च करना, आपको ना रेशियो मिल जाएंगे, मैक्रोज के रेशियो कितने होते हैं, मतलब आपके मतलब कहने का मतलब ये कितना प्रोटीन कितना कार्ब्स कितना फैट होगा, तो ये परसेंटेज में आएगा। तो जैसे मैंने बॉडीबिल्डिंग.com का ही सर्च किया था, मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, वो अभी मेरी स्क्रीन पे ऑन है। ठीक है, तो उसमें से ही लिख रहा हूँ, इस बंदे का जो गोल है वो मसल बिल्डिंग है, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। इसके हिसाब से इसको 2000 की अगर इसकी सॉरी इसकी 2500 कैलोरी इनटेक है पर डे की, तो इस 2500 के अंदर इसका जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आना चाहिए लगभग 40 टू, मतलब जो इसकी 40 to 60% जो एनर्जी आनी चाहिए, मतलब जो कैलोरीज लेनी है हमें 2500 का 40 to 60% हमें लेना है कार्बोहाइड्रेट। आपने कहा ठीक है सर समझ में आ गया। प्रोटीन कितना लेना है, मैं कहा भाई प्रोटीन लेना है आपको इसके अंदर 25 से लेके 35% आपको प्रोटीन लेना है। किस में से, इसका 2500 का 25 से 35% आपको प्रोटीन लेना है। ठीक है, और रही बात आपके फैट की, तो फैट कितना लेना है, फैट लेना है इसके अंदर आपको 15 से 25%। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आप एक आगे फंस गए होगे, अब आपके दिमाग में ये आ रहा है यार
ये भी इसमें इन्होंने यहाँ भी फंसा दिया, इन्होंने कहा 40 to 60%, एक एक्यूरेट नंबर नहीं दिया उन्होंने, वो भी समझाऊंगा क्यों नहीं दिया। 25 से 35%, ये भी समझ में नहीं आया। 50 to 25%, तो उसको ऐसे समझो, आपका अगर गोल मसल बिल्डिंग है, ठीक है, और अभी कोई लड़का बिगिनर है, ठीक है, बहुत टाइम से मतलब पहली मतलब बिगिनर है या इंटरमीडिएट है, ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं ट्रेनिंग करते हुए, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो आप उसकी डाइट के अंदर, उसको गोल मगर मसल बिल्डिंग है तो उसकी डाइट के अंदर आप कार्ब्स चाहो तो 60% ले सकते हो, ठीक है, या 50% ले सकते हो, मतलब 40% भी ले सकते हो, क्योंकि मेन गेम क्या है, मेन तो कैलोरी सरप्लस में रहना है, चाहे आप कार्ब से कैलोरी बढ़ा दो, ठीक है, चाहे आप फैट से बढ़ा दो। अब आपने कहा सर प्रोटीन से क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी इतना डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी, हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका यहाँ पे इस केस के अंदर हमने मान लिया, हम इस बंदे का जो ये बिगिनर है अभी, मैंने इसका 60% कार्ब्स लिया है, ठीक है, 60% में हिस्सा जो लूंगा कैलोरीज का वो कार्बोहाइड्रेट से लूंगा, ठीक है, और प्रोटीन में कितना, प्रोटीन का मैं लूंगा कम से कम 25% लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि अभी बिगनर की बॉडी इतना डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएगी। और जो फैट है, ठीक है, अगर मैंने मान लो 60 ये ले लिया, 25 ये ले लिया, अगर इसको कैलकुलेट करें कितना हो गया हमारा, 85% हो गया, बचा 15%, तो 50% मैंने ये कर लिया, पूरा 100% हो गया इसका। तो मैंने इस गोल के लिए मैं इसका कार्ब्स लूंगा 60%, प्रोटीन लूंगा 25% और फैट लूंगा 15%, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। हेल्प उससे पहले मैं बस एक चीज चाहता हूँ कि जिस किसी के भी कुछ भी क्वेश्चन है अभी तक इसके रिगार्डिंग जितना भी मैंने पढ़ा, पूछ सकते हो सिर्फ हैंड रेज करके।